नमस्कार दोस्तों, करियर जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, करियर जंक्शन की टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। बस आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहिए और जितना कड़ी मेहनत करेंगे आप उतने ही कम समय में जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की है समास की, और समास में हमने आपको समास के प्रकार के बारे में बताया। जो आज की जो हमारी क्लास है एक महत्वपूर्ण क्लास है, जो आने वाली परीक्षा है बीएड की, जो सीटेट की जो परीक्षा है, इसके लिए जो ये टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की, और हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक। ये हमारा चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक, और इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर में आपको संज्ञा के विषय में पढ़ना है। यहाँ से आपको सर्वनाम पढ़ना है, यहाँ से आपको क्रिया पढ़ना है, विशेषण अव्यय और निपात। यानी इस चैप्टर में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और निपात, इतने टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी संज्ञा। आज हम संज्ञा के विषय की बात करते हैं, अगली क्लास में हम सर्वनाम के विषय की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम संज्ञा और जानते हैं कि संज्ञा क्या है। चलिए, दोस्तों, संज्ञा के साथ साथ हम दो स्वरूप और पढ़ेंगे, एक विकारी और दूसरा जो स्वरूप होगा वो आपका होगा अविकारी। किसकी चर्चा करेंगे? विकारी की, यानी विकारी जो शब्द है उसकी चर्चा करेंगे, और अविकारी शब्द की चर्चा करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द क्या होते हैं, तो विकारी शब्द जो होते हैं उन पर कारक, वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है। कारक, वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अविकारी जो शब्द होते हैं वह कारक, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, और जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं वह कारक, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। विकारी के अंतर्गत आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो शब्द है वो आते हैं। अगर कोई संज्ञा शब्द है तो आपका विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। अगर कोई सर्वनाम शब्द है तो आपका क्या है? विकारी है। यदि अगर आपका
जो क्रिया का स्वरूप है वो विकारी है और जो विशेषण का स्वरूप है वो क्या है, विकारी। क्यों विकारी है? क्योंकि कारक वचन लिंग के अनुसार ये बदल जाते हैं। और जो अविकारी होते हैं वह कारक वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अगर देखा जाए तो इन पर कारक वचन और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह कहलाते हैं अविकारी कहलाते हैं। अविकारी के अंतर्गत आपके आते हैं अव्यय, अव्यय आते हैं और आपके आते हैं निपात। तो दोस्तों यहां से हम दो स्वरूप पढ़ लेंगे, विकारी शब्द का भी और अविकारी शब्द का स्वरूप पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो आज का जो स्वरूप होगा वो स्टार्ट करेंगे हम, किससे स्टार्ट करेंगे? संज्ञा से। और जानेंगे कि संज्ञा मुख्यतः क्या है, संज्ञा के मुख्यतः रूप क्या होते हैं और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, हम कैसे जानेंगे संज्ञा का स्वरूप। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। अगला जो स्वरूप है वो आपका है संज्ञा। दोस्तों जो संज्ञा शब्द है, पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सब किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती हैं। हम अगर परिभाषा देखें तो हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है या संज्ञा कहते हैं। अगर देखा जाए किसी व्यक्ति का नाम हो, अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो आपका क्या होगा? संज्ञा होगा। जैसे मोहन की बात करें हम, जैसे सोहन की बात करें, जैसे हम रवि की बात करें, जैसे हम गीता की बात करें, जैसे हम सीता की बात करें। यदि ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। अगर मोहन, सोहन, रवि, गीता, सीता किसी व्यक्ति का नाम है तो भी एक क्या है? संज्ञा है। किसी वस्तु का अगर नाम लिया जाए, अगर किसी वस्तु का नाम लिया जाए तो वस्तु में आप कह सकते हैं ये कलम भी आपकी क्या है? एक वस्तु है। आप घड़ी क्या कहेंगे? घड़ी। जो घड़ी है वो आपकी क्या है? वस्तु है। अगर देखा जाए किताब तो आपकी क्या है? वस्तु है। अगर मेज की बात करें तो क्या है? वस्तु है। जो चलने वाला जो पंखा जो है वो भी क्या है? आपका संज्ञा है। अगर देखा जाए तो स्थान का नाम हो, किसी स्थान का अगर नाम हो तो क्या है? संज्ञा है। यानी आप कह सकते हैं आगरा की बात करें, आप लखनऊ की बात करें, आप फैजाबाद की बात करें, अयोध्या का भी स्वरूप यहीं से लिया जाता है। ये क्या है? स्थान है। क्या? स्थान। तो यदि स्थान का नाम भी अगर दिया गया है तो क्या है? आपका संज्ञा है। अब देखिए जाति का अगर नाम हो, अगर जाति का नाम हो, किसी भी जाति का नाम, जैसे पशुओं की क्या होती है? जात होती है।
मानव की क्या होती है? जात होती है। क्या होती है? मानव की भी अपनी जात होती है। अगर देखा जाए तो किसी पद का जो स्वरूप है, चाहे हम बात करें विधायक की, अगर बात करें तो ये भी क्या है? ठीक। अगर देखा जाए तो ये जो मनुष्य है ये भी क्या है? जाति है। इस तरह से किसी जाति का अगर नाम लिखा जाता है तो उसे भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखा जाए जो इसका भाव होगा, जो भाव होगा वो भी आपका क्या होगा? जो भाव होगा वो आपका, जैसे मान लेते हैं बुढ़ापा, ये क्या है? भाव है। जैसे बात करें मनुष्यता, ये क्या है? भाव है। जैसे मानवता की बात करें तो ये क्या है? भाव है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वैसे आपको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पृथ्वी पर उपस्थित चाहे कोई सजीव वस्तु हो और चाहे निर्जीव वस्तु है, अगर उसका कोई अपना नाम है तो वह सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और जो संज्ञा का जो स्वरूप है, जो संज्ञा का जो मुख्यतः जो भेद है, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। काफी जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हैं संज्ञा के प्रकार को लेकर, संज्ञा को प्रकार को लेकर कंफ्यूज है। तो आज हम आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे कि संज्ञा के प्रकार क्या हैं और संज्ञा के भेद क्या हैं। तो चलिए हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। चलिए दोस्तों, जो संज्ञा होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जब पूछे मुख्यतः बात करें तो आप समझ लीजिए कि संज्ञा कितने प्रकार बताएंगे? 3। वैसे मुख्यतः ना करके पूछता है, संज्ञा के भेद करके पूछे, अगर भेद कहेगा तो आप 3 बताएंगे। सबसे पहली जो संज्ञा होगी वो आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। और जो दूसरी संज्ञा होगी आपकी वो होगी जातिवाचक। कौन सी होगी बच्चे? वह दूसरी संज्ञा जातिवाचक होगी। और जो तीसरा स्वरूप संज्ञा का होगा उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक। क्या कहेंगे? भाववाचक। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला स्वरूप व्यक्तिवाचक का होता है और दूसरा जातिवाचक का और तीसरा क्या होता है? भाववाचक का। यही जातिवाचक के 2 उपभेद भी होते हैं। जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो होगा उसे हम कहेंगे समूहवाचक। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। और जो दूसरा जो स्वरूप होगा वह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा भी होगा। तो ध्यान रखिए। अब लोग पूछते हैं ये कैसे, इसका स्वरूप कैसे है? तो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लेते हैं हम 2 भाई हैं। मान लेते हैं हम कितने भाई? या मान लेते हैं हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं और 3 भाई एक पिता के हैं। 3 भाई कितने पिता के हैं? एक पिता के हैं। लेकिन अगर 2 हमारे चाचा के लड़के हैं, 2 हमारे चाचा के लड़के हैं, लेकिन अब मूल जो पूछेगा, मूल डायरेक्ट पूछेगा भैया ये बताओ तुम कितने भाई हो, डायरेक्ट बताए तुम बताओ अपने पिता के कितने लड़के हो, अर्थात तब आप मूल बताएंगे। तो मूल में कितना बताएंगे कि हम 3 भाई हैं। कितने बताएंगे? 3। लेकिन लोग जब सामान्यतः पूछते हैं तो हम चाचा के लड़के को भी ऐड कर लेते हैं और बताते हैं कि हम कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। कितने? 5। तो कभी भी जब आपसे साधारण तौर पर संज्ञा के मुख्यतः प्रकार का जो स्वरूप लेकर होगा वह कितना होगा? 5। लेकिन जो भेद हो जाएगा यानी मुख्य जो स्वरूप हो जाएगा वह आपका 3। तो कभी भी मुख्य स्वरूप पूछे यानी भेद पूछे तो 3, और जब भी प्रकार की बात करें तो संज्ञा आप कितने प्रकार की बताएंगे? 5 प्रकार। कितने प्रकार की? 5। तो आज हम
स्टार्ट करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जानेंगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, और जातिवाचक के दो स्वरूप होंगे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन्हें पहचानने की ट्रिक हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो इनको पहचानने की एक ट्रिक पढ़ते हैं, एक आसान तरीका पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी सबसे पहली संज्ञा होगी वह आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, जो संज्ञा का जो रूप है सबसे प्रथम वो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, देखिए अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेगा तो आपको बताना है कि संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो जाता है, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके कुछ प्रमुख स्वरूप हैं। सबसे पहला स्वरूप है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे जो स्वरूप है परिभाषा का तो आप नोट कर लीजिए कहीं पर कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, वह स्वरूप क्या होगा, या एक पर्सन के लिए अगर स्वरूप लिया जाएगा तो आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्वरूप की चर्चा हम करते हैं। यदि अगर देखा जाए तो किसी पुरुष या किसी स्त्री का नाम अगर दिया है, किसी पुरुष या किसी स्त्री का अगर नाम दिया गया है, तो किसी पुरुष और स्त्री का जो नाम होगा, ध्यान देने वाली बात, हम नाम की बात कर रहे हैं, जो नाम होगा वह आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अभी हमने बताया किसी पुरुष का नाम बताओ, ठीक, आप बता सकते हैं कि वो कौन है? राम है। वो कौन है? रवि है। वो क्या है? रवि है। वो आपका मोहन है। और किसी स्त्री का नाम भी, क्या किसी स्त्री का नाम भी आप बता दीजिएगा। जैसे आप बता सकते हैं एक नाम मोनू दोनों रूपों में होता है, ठीक। कभी कभी लोग इसे कहते हैं, स्त्री के स्वरूप का लेते हैं, बोध कराता है ये शब्द, या तो पुरुष का भी कहीं कहीं, जैसे मोनू भी है और सोनू भी है, कहीं कहीं सोनू भी मिल जाता है। या आप कह सकते हैं गीता है, आप कह सकते हैं सुनीता है, ठीक, आदि हम लिख देते हैं, ठीक। आगे आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक। लड़का होगा तो लड़की का नाम आगे बढ़ा लेगा, और लड़की होगी तो लड़के का नाम बढ़ा लेगी। यानी दोनों का जो स्वरूप होगा, चाहे वो क्या, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो यानी किसी पुरुष का नाम हो, या किसी स्त्री का अगर नाम है तो वह क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि राम से एक का बोध होता है, रवि से एक का बोध होता है, सोनू से एक का बोध होता है, गीता से एक का बोध होता है। तो जब एक पर्सन के लिए यूज किया जाएगा तो जान लीजिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कंडीशन, जो हमारी दूसरी कंडीशन है, यदि किसी दिन का नाम हो, माह यानी महीनों के नाम हो, या त्योहार का नाम हो, या क्या हो? त्योहार का नाम। अगर दिन का नाम हो, दिन दोनों वाले, ध्यान में रखिएगा, दिन का जो स्वरूप है वो कभी कभी लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग
तरीके से कहते हैं। जैसे बृहस्पतिवार कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, कुछ लोग संडे की बात करते हैं, मंडे की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो किसी अगर दिन का नाम हो या माह का, माह भी ऐसे स्वरूप में होता है जैसे हिंदी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम। तो अंग्रेजी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होगा, और हिंदी महीने का जो नाम होगा आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, ये सब होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से अगर नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्वरूप में हो तो वो भी आपका क्या होगा, कौन सा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। और किसी त्योहार का अगर नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक भी होगा, जैसे होली, दीपावली। तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। किसी दिन का नाम अगर हो तो आप लिख लीजिएगा सोमवार भी होगा। क्या होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, सोमवार होगा और मंगलवार होगा। ठीक, महीनों का नाम लिख लीजिए, जनवरी होगा, जनवरी, फिर फरवरी हो जाएगा। हिंदी महीनों का नाम भी लिख लीजिएगा इसी में, जैसे हमने कहा भाद्रपद, जैसे हमने बात किया आषाढ़ की, जैसे आता है अश्विन आता है, इस तरह से ये आपके हिंदी महीनों के नाम। तो कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं और हिंदी वाले भी। अब त्योहार का नाम है तो आप बता दीजिए, रक्षाबंधन, क्या है, रक्षाबंधन है। आप होली कह सकते हैं, दिवाली कह सकते हैं। इस तरह से ये जो स्वरूप होगा ये आपका होगा क्या, दिन, माह, त्योहार का। अगर दिन का नाम, माह का नाम, त्योहार का नाम है तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा, व्यक्तिवाचक। यदि किसी सागर का नाम हो, यदि किसी महासागर का नाम हो, यदि किसी सागर का नाम हो या किसी महासागर का नाम हो, जैसे अगर देखा जाए तो आप पढ़े होंगे लाल सागर, लाल सागर पढ़े होंगे, अरब सागर पढ़े होंगे, कैस्पियन सागर पढ़े होंगे, ऐसे महासागर पढ़े होंगे। हिंद महासागर आपको लाल सर ने पढ़ाया होगा, ठीक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इस तरह से आप इसकी चर्चा करेंगे। देखा जाए सागर या महासागर का अगर नाम है तो आप बताएंगे कि वो क्या है, किसके अंतर्गत रखा जाएगा, उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए कभी कभी पूछता है आपसे द्वीप या महाद्वीप के नाम, द्वीप या महाद्वीप के नाम, क्या पूछता है, द्वीप और महाद्वीप के नाम। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो इसका जो स्वरूप होगा इसको हम ऊपर लिख देते हैं। चलिए, जो हमारी अगली कंडीशन होगी, अगली कंडीशन जो होगी, अगर द्वीप का नाम हो या किसी महाद्वीप का नाम हो, द्वीप का नाम हो अगर या किसी महाद्वीप का नाम हो तो उसे भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाए। किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के। जैसे लक्षद्वीप, जैसे क्या है, लक्षद्वीप है। जैसे महाद्वीप ले लेते हैं, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस तरह से ये स्वरूप आपके हो जाएंगे। यानी अगर किसी द्वीप का नाम हो तो आप, या किसी महाद्वीप का नाम हो तो आप इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, अगली जो कंडीशन है वो आपकी है दिशा, देश, दिशा, देश, प्रदेश,
या उनकी क्या राजधानी, या उनकी क्या राजधानी। अगर राजधानी का भी नाम है तो वो भी क्या है, किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। किसी दिशा का नाम है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे जो स्वरूप लेके चलें वो दिशा का नाम भी क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी देश का नाम है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ठीक, इस तरह से किसी देश का नाम भी है तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जो आपके प्रदेश हैं, जो आपके प्रदेश है वो भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जो आपकी राजधानियां हैं वो क्या हो जाएंगे, आप के क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। पढ़े होंगे आप राजधानी, पढ़े होंगे आप प्रदेश, देश, दिशा, ये सब चीजें जो होंगे ये क्या किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल। दिशा है जैसे ये पूर्व है, आप पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ भी। देश आप लिख सकते हैं, भारत की ही बात करिए, ठीक। प्रदेश की बात अगर करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करिएगा, ठीक। राजधानी है लखनऊ की बात करिएगा, ठीक, आदि हम लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी दिशा का नाम हो जाएगा देश का, प्रदेश का, और उसकी राजधानी का नाम, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अब देखिए कभी कभी पूछता है नगर तथा महानगर, पूछता है आपसे कि नगर तथा महानगर किसके अंतर्गत आएंगे, तो चाहे वो नगर हो या महानगर हो। जैसे देखा जाए तो नगर में आपका आ जाएगा जैसे गोंडा नगर हो गया, ठीक। अब जो देखिए जो महानगर बना वो हमारा अयोध्या क्या हो गया, महानगर हो गया। बस्ती क्या है, नगर है, अयोध्या क्या है, महानगर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए चाहे किसी नगर का नाम हो, चाहे गोंडा हो और चाहे क्या हो, बस्ती हो, तो अगर नगर का भी नाम होगा और महानगर भी हो जाएगा तो नगर और महानगर ये आपके क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक। एक कंडीशन और अगली जो होगी, देखिए कभी कभी पूछा जाता है आपसे ग्रह नक्षत्र तथा ग्रंथों के नाम, पूछा जाता है आपसे ग्रह नक्षत्र या ग्रंथों के नाम, ग्रह नक्षत्र या ग्रंथों के नाम। यदि किसी ग्रह का नाम है तो आप जानते हैं ग्रह कौन कौन कौन, आप कह सकते हैं बृहस्पति क्या है, ग्रह है, शुक्र क्या है, ग्रह है। ऐसे नक्षत्र भी पूछे जाते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र आता है, देखिए इधर नक्षत्र भी स्वरूप में है, नक्षत्र जैसे स्वाति। और ग्रंथों के नाम की जो अगर बात करेगा तो होगा, आप रामायण की बात कर लीजिए ये भी एक ग्रंथ है, कुरान की बात कर लीजिए ये भी क्या है, एक ग्रंथ है। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि पुस्तकों के नाम, किसके नाम, पुस्तकों के नाम। तो चाहे ग्रह और नक्षत्र, ग्रंथों या इसे ही क्या पुस्तकों के नाम आप कह सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक। जैसे ग्रह आप लिख लीजिएगा, शुक्र हो जाएगा, आपका बृहस्पति हो जाएगा, ये ग्रह है। आप नक्षत्र लिख लीजिएगा, स्वाति, उल्का भी नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र है। और ग्रंथ की बात करें तो आप रामायण की बात कर लीजिएगा, आप महाभारत की बात करिएगा, ठीक, आप कुरान की बात करिएगा, आप बाइबल की बात करिएगा। यानी किसी ग्रह का नाम हो, नक्षत्र का नाम हो और ग्रंथ का नाम हो तो उसे हम किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। उसे भी हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। लास्ट जो अगला है, किसी समाचार पत्र का नाम है, अगर समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के अगर नाम हैं तो समझ लीजिए वो भी क्या है, आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। दैनिक जागरण है, क्या है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, ठीक, नवभारत टाइम्स है। यानी समाचार पत्रों के जो नाम हैं वो सब किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो हमने आपको याद करवाया क्या, चलिए एक बार रिवीजन करिएगा। जैसे हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पुरुष का नाम हो
या किसी स्त्री का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। दूसरा स्वरूप हमने आपको बताया है व्यक्तिवाचक में द्वीप या महाद्वीप का नाम बताया हमने आपको। आप सागर या महासागर की बात कर सकते हैं और उसी में नदियों के नाम भी आएंगे, ध्यान में रखिएगा। सागर महासागर की बात करें या नदियों के नाम की भी बात करें तो अगर नदियों के नाम हैं ठीक, तो उसे हम भी क्या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो इसलिए जानिएगा कि जिसका अपना एक नाम है या जिससे एक होने का बोध होता हो उसे हम क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? व्यक्तिवाचक। तो ये आपका जो स्वरूप था ये किसका था? व्यक्तिवाचक का। अगला जो स्वरूप है, जो दूसरा जो स्वरूप है संज्ञा का जो, वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अगला जो स्वरूप है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा तो हमने आपको बताया कि जो जाति का स्वरूप है, जैसे क्या है, अब मोहन क्या है? मनुष्य है। मोहन क्या है? मनुष्य है। तो मोहन तो संज्ञा हुआ लेकिन एक का बोध होता है। लेकिन अब मोहन मनुष्य की बात अगर करें तो देखा जाए मनुष्य में मोहन भी आ जाएगा, सोहन भी आ जाएगा, राधा भी आएगी, गीता भी आएगी, यानी ये सब क्या हो जाएंगे? मनुष्य हो जाएंगे। तो हम परिभाषा इसी आधार पर बता सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं के होने का बोध होता हो। क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं के होने का बोध होता है वह क्या? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा है उसके कुछ प्रमुख जो रूप है वह निम्नलिखित है, उनकी चर्चा हम करते हैं। अब देखा जाए जातिवाचक के अंतर्गत सबसे पहला थोड़ा अंतर है, ध्यान में रखिएगा। पुरुष या स्त्री से संबंधित शब्द, पुरुष या स्त्री से संबंधित शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया है कि आपको किसी पुरुष का नाम लिख देना है, किसी स्त्री का नाम लिखा हो लेकिन यहां नाम ना हो, पुरुष और स्त्री से क्या हो? संबंधित हो। जैसे लड़का, जैसे क्या है? लड़का, बताओ पुरुष से संबंधित है कि नहीं है? जैसे अगर हम बात करें लड़की तो बताओ स्त्री से संबंधित है कि नहीं है? है। ऐसे हम बात करें मामा तो क्या है? पुरुष से संबंधित है कि नहीं? ऐसे देखा जाए तो लिख दो, मामी भी लिख दो, ठीक। यानी ये भी क्या है? स्त्री से संबंधित है और मामा की जाति होती है। ध्यान में रखिएगा, मामा व्यक्ति नहीं जाति होती है। क्योंकि बताओ मामा का नाम मामा ही है? नहीं, मामी का नाम मामी ही है। अरे मामा का भी कोई नाम होगा, मोहन सोहन होगा, ठीक। ऐसे मामी भी नाम होगा। तो जब इनका नाम हो जाएगा तो इनसे केवल एक व्यक्ति का बोध होगा। लेकिन यहाँ जो जाति है इससे अनेक व्यक्तियों का क्या होता है? बोध होता है। अब देखिए तो इस तरह से हम आदि लिख देते हैं। आप यहाँ माता पिता की भी बात कर सकते हैं, ठीक। आप यहाँ भाई की भी बात कर सकते हैं, आप यहाँ बहन की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक का जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है वो है आपका पद एवं व्यवसाय। क्या है? पद एवं व्यवसाय से संबंधित
शब्द। पद एवं व्यवसाय से संबंधित शब्द। तो अब अगर देखा जाए तो पद की बात करें, देखिए पद है विधायक का, क्या ये एक पद है? तो बताओ विधायक जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक? क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि विधायक का नाम विधायक नहीं है, विधायक का नाम कुछ और होगा। तो जब कुछ नाम रख दिया जाएगा तब व्यक्तिवाचक में होगा। सांसद का नाम सांसद ही नहीं है, सांसद का नाम सांसद ही नहीं है, ठीक। कलेक्टर का नाम कलेक्टर नहीं है। ध्यान में रखिएगा, किसी पद का अगर नाम हो, जैसे शिक्षक, शिक्षक भी एक क्या है? पद है। तो पद का जो नाम है सब किस में रखा जाएगा? जातिवाचक में। शिक्षक का नाम शिक्षक थोड़े है, ठीक। जैसे सौरभ सर रीजनिंग वाले आपके क्या है? शिक्षक हैं, है कि नहीं शिक्षक? अब शिक्षक हैं, लेकिन अगर नाम रखा गया तो कि सौरभ सर रीजनिंग वाले, तब वो व्यक्ति में चले जाएंगे क्योंकि उनका नाम हो गया। लेकिन जब तक वो शिक्षक रहेंगे तो शिक्षक में सब शिक्षक रहेंगे, ठीक है। यानी रीजनिंग वाले भी रहेंगे और लाल सर आपके किसके, यानी जीएस वाले भी आ जाएंगे, और आपके केबी सर कौन करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं इस टाइम, ठीक है, वो भी हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर देखा जाए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? शिक्षक में आ जाएंगे। चलिए अब देखिए पद का नाम हो गया। जैसे अगर हम बात करें मंत्री, मंत्री भी एक क्या है? पद है। मंत्री भी क्या है? पद है। अब देखा जाए तो अगर हम बात करें दर्जी की, किसकी बात करें? दर्जी की, तो दर्जी भी क्या है? एक पद है। नाम लेके थोड़े कहेंगे कि दर्जी भाई क्या हाल है, नाम लेके कहेंगे नहीं ना, यानी उसका क्या है? पद है। चाहे कुम्हार हो, वो क्या है? उसकी जाति है। तो जो जाति का स्वरूप है या जो दर्जी का जो स्वरूप है, ये आपका व्यवसाय भी हो सकता है। तो इस तरह से किसी के पद का नाम हो या किसी के व्यवसाय का नाम हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक, उसे आप जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला जो स्वरूप होगा हमारा, सबसे प्रमुख जो पूछा जाने वाला जो इसका पॉइंट है वो आपका है प्राकृतिक घटना से संबंधित। क्या होगा? प्राकृतिक घटना से संबंधित। अगर कोई प्राकृतिक घटना है तो जान लीजिए वो जातिवाचक है। वो क्या है? जातिवाचक है। अब प्राकृतिक घटना में जैसे ध्यान में रखिएगा, आपका भूकंप हो गया, भूकंप हो गया। अब देखिए आपका भूकंप हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, क्या हो गया? तूफान हो गया, वर्षा भी हो गया, बिजली भी कभी कभी गरजती है, बिजली हो गया, आपका लू चलता है, ये भी हो गया, आपका ज्वालामुखी हो गया, क्या हो गया? ज्वालामुखी हो गया। इस तरह से। लेकिन अब ज्वालामुखी के जब प्रकार की बात की जाएगी, भूकंप के प्रकार की अगर बात की जाएगी, तब उसे किसमें नाम दे दिया जाएगा कि जागृत ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो जब नाम दे देंगे तब उसे व्यक्तिवाचक में रखेंगे, और जब तक वो ज्वालामुखी रहेगा तब तक तो वो प्राकृतिक घटना से संबंधित रहेगा। तो प्राकृतिक घटना से संबंधित रहेगा तो उसकी अपनी क्या होगी? जाति होगी। लेकिन आपका कोरोना, कोरोना की बात करें तो कोरोना व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये किसी एक विशेष बीमारी का क्या नाम है? इससे एक के स्वरूप का बोध होता है। तो कोरोना आपकी क्या हो गई? कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, हम अगली क्लास में आपसे पूछेंगे कि कोरोना कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, ये प्राकृतिक घटना से संबंधित श्योर है आप। अब चलिए जो अगला स्वरूप होगा, जो अगला होगा वो किसी वस्तु का नाम होगा। किसी अगर वस्तु का नाम है तो समझ लीजिएगा वो आपका जातिवाचक होगा। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, ठीक, वस्तुओं के नाम आप कह सकते हैं
पंखा है, आप पेंसिल कह सकते हैं, पेंसिल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं श्यामपट, ये भी क्या है, ठीक। आप कह सकते हैं कप। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पुस्तक भी होगा, कुर्सी भी होगा, पेन भी हो जाएगा आदि। यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं के नाम सब किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक। क्यों? पंखा कैसे जातिवाचक हुआ? अब पंखा कहने से यक्के कंपनी के पंखा के नाम नहीं याद आता, ठीक। यानी कई कंपनियों के नाम आते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं किसी एक विशेष कंपनी का नाम लेके, ठीक है, किसी एक विशेष कंपनी का नाम लेके कहते हैं कि हम फलनवा कंपनी के पंखा लेके आए हैं, ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी कंपनी की बात करेंगे, ठीक, तो कंपनी का बात कर लिए तो व्यक्तिवाचक, और नहीं तो पंखा किस में होगा, जातिवाचक होगा। इस तरह से वस्तु। ऐसे पेंसिल, इसकी भी अपनी कंपनी होती है। बहुत लोग बहुत तरीके से पेंसिल, कुछ लोग कहते हैं हम नटराजे वाली लेंगे, ठीक है। तो कंपनी की अगर बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा उसे व्यक्तिवाचक, और अगर कंपनी की बात नहीं करता, उससे अनेक का बोध होता है, ठीक, तो आपका क्या है, सब जातिवाचक होंगे। क्या होंगे, जातिवाचक। चलिए अगला जो स्वरूप होगा वो होगा पशुओं के नाम। पशुओं के नाम। अगर पशुओं के नाम पूछता है तो सब उसे किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा पशुओं के नाम को। तो जैसे आप पशुओं में लिख दीजिए, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, गधा, बकरी आदि। अब देखो, जैसे गाय है, इसकी भी अपनी जात है, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो कभी कभी हम लोग मंगलवार को जन्म ले लिया तो हमने कहा कि मंगरू, क्या कह दिया, मंगरू, तो नाम दे दिया हमने। तो जब नाम दे देंगे तब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब तक नाम नहीं देते तब तक पशु में आएगा, और पशुओं के सारे नाम किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। ऐसे कुत्ता, अब कुत्ता का क्या है, कुत्ता का नाम कुत्ता है, कुत्ता का नाम बहुत लोग क्या रखा देते, टॉमी, क्या रखवाते हैं, टॉमी, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, तो कुत्ता जातिवाचक होगा, लेकिन टॉमी क्या होगा, शेरू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत लोग अपने कुत्ते का नाम रखवाते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पशुओं के नाम जातिवाचक में। और एक लास्ट स्वरूप है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर किसी फल का नाम हो और या किसी फूल का नाम हो, किसी फल का नाम हो या किसी फूल का नाम हो, तो उसे जातिवाचक में रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फूल फल के नाम को कहां रखा जाए। तो किसी फूल का नाम हो और किसी फल का नाम हो तो जातिवाचक। जैसे हमने बताया आम, जैसे हमने क्या बताया, आम, हमने बात किया क्या, लीची, ठीक। इस तरह से फूल का नाम, जैसे हमने बात किया क्या, कमल, जैसे आप कुछ भी कह सकते हो, गुलाब भी कह सकते हो। अगर किसी भी फूल का नाम है, अगर किसी फल का नाम है, तो ध्यान में रखिए फल फूल के जो नाम होंगे वो सारे के सारे आपके जातिवाचक में रखे जाएंगे। किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक में, ठीक। क्यों, क्योंकि आम की एक जाति नहीं होती, किसी विशेष प्रजाति की बात अगर करेगा, ठीक है, तब वो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक में। लीची की एक विशेष प्रजाति की का बोध कराएगा, तब होगा वो क्या, आपका व्यक्तिवाचक। और अगर ऐसे सामान्य अगर बात करता है तो फूलों और फलों के नाम जो होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किसी पुरुष या स्त्री से संबंधित शब्द हो वो जातिवाचक में रखे जाएंगे,
ठीक हमने आपको बताया कि प्राकृतिक घटना से संबंधित बातें वो किसमें, जातिवाचक में, वस्तुओं के नाम जातिवाचक में, फूल फल आपके जातिवाचक में। तो इस तरह से ये जातिवाचक का स्वरूप था। ठीक, ये समाप्त होता है। तो अगली जो संज्ञा है, जो संज्ञा का जो अगला प्रमुख प्रकार है, उसकी चर्चा हम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। अगली जो संज्ञा होगी अगली संज्ञा आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, अब भाव कैसे पता चले, ध्यान में रखिएगा। भाव को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, भाव को देखा नहीं जा सकता है, ना तो भाव को स्पर्श किया जा सकता है और ना तो भाव को देखा जा सकता है। भाव को केवल महसूस किया जाता। अंग्रेजी में कहो तो फीलिंग, क्या कहो, फीलिंग। फीलिंग ज़्यादा समझ में आती है लोगों को, ठीक, लेकिन भाव कम समझ में आता है। फीलिंग की बात करो तो कहेंगे कि भैया हमारे लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग ही नहीं है। और जब कोई हमसे बात करता है तो हम बात करते हैं भाव की, कि भैया आपके प्रति जो हमारा भाव है अब नकारात्मक है कि सकारात्मक है। अब वो तो किस पे डिपेंड करता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि प्रभाव सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा। तो चलिए चर्चा करते भाव। क्यों भाई ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हम भाववाचक संज्ञा को देखते नहीं हैं, स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इसे क्या करते हैं, महसूस करते। तो चलिए भाववाचक संज्ञा को महसूस करते हैं। परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं आप तो आप लिख लीजिए परिभाषा कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी प्रतिभावना का बोध होता है। ठीक, संज्ञा के जिस रूप से उसकी प्रतिभावना का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसी संज्ञा? भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा के जो स्वरूप हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञा ऑलरेडी भाव होता नहीं है, भाव बनाया जाता है। तो चलिए हम भाव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो होगी वह होगी जातिवाचक से भाववाचक। ठीक, जातिवाचक से क्या है, भाववाचक। अब देखा जाए तो चलिए जाति ढूंढते हैं। चलिए रीजनिंग गुरु सौरभ सर की बात करते हैं। तो सौरभ क्या आपकी व्यक्तिवाचक और सौरभ सर क्या है, मनुष्य है, एक मानव है। तो अगर सौरभ सर मानव है यानी उनकी क्या है, ये जाति है। ये क्या है, जाति है। लेकिन अब उनके अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, कैसी भावना, यानी मानवता का गुण होना चाहिए। उनका भाव क्या है, मानवता है। तो इस तरह से मानव का जो भाव होना चाहिए वो मानवता का होना चाहिए। चलिए अब अगर क्या एक लड़का है, उसकी भी जाति है। हमने बताया था कि पुरुष और स्त्री से संबंधित अगर बातें हैं तो सब किस में है, जातिवाचक में। यानी लड़का क्या है, जातिवाचक। अब लड़का है तो बेचारा लड़कपन करेगा ही। क्या करेगा, लड़कपन। गांव में क्या होता है कि अगर छोटा सा लड़का क्या है, ठीक, कोई गलती कर दिया तो लोग कहते हैं ए भैया क्या लड़कपन है, क्या है, लड़कपन। चलिए अब हम बात करते हैं तहसील वाले की, वकील। किसकी बात करते हैं, वकील की बात करते हैं। देखो ठीक, वकील है तो क्या करेगा भैया, वकालत करेगा। इसका भाव होगा क्या, वकील का भाव होगा कि वो क्या करेगा, वकालत करेगा। लेकिन अगर वो सेवक है तो, अगर वो सेवक है तो सेवक करेगा। भाई क्या करेगा, सेवक है, सेवकाई मत कहिएगा, ठीक है, सेवक क्या करेगा,
सेवा करेगा। ये उस सेवक का भाव है सेवा करना, इस वकील का भाव है कि वकालत है। ऐसे लड़का का भाव क्या है? लड़कपन है। मानव का क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। अगर बच्चा होता तो बचपन होता। क्या होता? बच्चा होता तो बचपन होता। तो चलिए और चर्चा कर लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल की। चलिए अब हम बात करें कि मित्र है। क्या है? मित्र है। मित्रों की भी अपनी क्या होती है? जात होती है, क्योंकि इनसे अनेक जातियों का बोध होता है। तो मित्र क्या करता है? क्या होना चाहिए मित्र के पास? मित्रता का भाव होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? ठीक, अगर मित्र शत्रु बन जाए तो कैसा भाव करेगा आपके साथ? शत्रुता का भाव करेगा। कैसा भाव करेगा? शत्रुता का। लेकिन अगर पंडित है, अगर क्या है? पंडित है तो पंडिताई करेगा। क्या करेगा? पंडित है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखिए, थोड़ा शुद्ध रूप लिखिए कि उसके अंदर पांडित्य का भाव होगा। कैसा भाव होगा? पांडित्य का भाव होगा। लेकिन अब बात ही कर लेते हैं क्षत्रिय की। किसकी बात कर लेते हैं? क्षत्रिय की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्षत्रियत्व का गुण होगा। कैसा गुण होगा भैया? क्षत्रियत्व का गुण होगा। ठीक है, कैसा? क्षत्रियत्व का गुण होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए ये आपका स्वरूप है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी पूछा जाता शिशु। क्या पूछा था? शिशु। अगर शिशु की बात करेगा तो शिशु का बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु की भाववाचक जो संज्ञा होगी वो होगी शैशव। क्या होगी? शैशव होगी। ठीक, लेकिन अगर बूढ़ा की बात करें, बूढ़ा की, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता, बहुत पूछा जाता है बूढ़ा, तो यही लिख देते हैं बूढ़ा की बात। तो बूढ़ा जो होगा उसके अंदर कैसा भाव होगा? बुढ़ापा होगा। ठीक, क्या होगा? बुढ़ापा। पूछा जाता कभी कभी, इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, हमने आपको प्रत्यय पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? प्रत्यय पढ़ाया है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक, चलिए हम बता देते हैं, अरे बट आपके कमेंट हम जरूर देखेंगे। तो देखिए, बुढ़ापा में मूल रूप पहचानना हमने आपको बताया कि अगर आपको शब्द का मूल रूप पहचानना आता है तो प्रत्यय पहचानना आसान है। तो बुढ़ापा का मूल रूप बूढ़ा है। अब बूढ़ा में पा प्रत्यय लगा है। क्या लगा? आपा नहीं लगा है। आपा नहीं लगा है। कैसा प्रत्यय लगा है? पा प्रत्यय लगा है। देखिए, बूढ़ा में पा तो लगा, तो पा प्रत्यय लग गया, ये बन गया क्या? बुढ़ापा। तो कभी भी आपसे पूछे बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी तो भाववाचक होगी, और बुढ़ापा में प्रत्यय कौन सा होगा? कौन सा प्रत्यय? पा प्रत्यय होगा। तो इस तरह से ये आपके कुछ संज्ञाएं हैं जिन्हें हमने जातिवाचक से भाववाचक में क्या किया है? कन्वर्ट किया है, परिवर्तित किया है। अब देखिए, इसी में भाववाचक हम बनाते हैं, कभी कभी विशेषण से भाववाचक पूछता है। किससे? विशेषण से। तो चलिए हम चर्चा करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, जातिवाचक संज्ञा लीजिएगा और आप भाववाचक बनाइएगा। ठीक, अगर आपको कहीं भी समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए, अगला जो स्वरूप होगा, अगली जो कंडीशन होगी वो आपकी होगी विशेषण से भाववाचक संज्ञा। चलिए बना लेते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण की बात करें तो हमने आपको समास में कुछ चीजें बताई हैं विशेषण से संबंधित, कि जो विशेषता बतलाए वही क्या है? विशेषण है। जो विशेषता बतलाए वो क्या? विशेषण। अब देखिए, आ गए भैया विशेषण वाले। ठीक, आलसी। ठीक है, आलसी। भाई हम लोग आलसी नहीं हैं, हम लोग आलसी नहीं हैं। ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं और वीडियो बना रहे तो हम लोग आलसी कहाँ है? हम लोग आलसी नहीं। हम लोग तो आपके सेवा के लिए क्या है? तत्पर है। आप करियर जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। ठीक, जो करियर जंक्शन की जो टीम है वो आपके लिए क्या है? तत्पर है।
तो ध्यान में रखिएगा। तो आप बात ही कर लेते हैं किसकी, लिख ही दिए हैं तो आलसी की बात करें, ठीक है। तो आलसी कैसा भाव होना चाहिए? आलसी अगर है तो आलस्य होगा। क्या होगा? आलसी है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या होगा? आलस्य होगा, ठीक। लेकिन अगर वो सुंदर है, अगर वो क्या है? सुंदर है, तो कैसा भाव होगा बताइएगा? सुंदरता होगी। कैसा भाव होगा? सुंदरता होगी। लेकिन अगर वो मीठा है, क्या है? मीठा है, तो क्या होगा? ठीक, मिठास होगी उसमें। क्या होगी? मिठास। बहुत लोग कहते हैं मीठा मिठाई होती है। अरे मीठा में मिठाई कहाँ? मीठा में क्या? मिठास होता है। क्या? तो मीठा का भाव क्या होगा? मिठास। हम लोग जाते हैं, हम लोग दुकान पे जाते हैं तो हम चखते हैं कि लाओ भैया देखिए मिठास है कि नहीं है, ठीक। तो मीठा कहो, तो मीठा में क्या कहोगे? मिठास कहोगे। चलिए एक शब्द और लेते हैं, नम्र। भाई नम्र होना भी क्या है? नम्र होना भी एक विशेषता है। तो अगर नम्र होना विशेषता है तो उसके अंदर भाव कैसा होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। क्या? नम्रता। चलिए अगला जो स्वरूप होगा, पूछा जाता है कभी कभी कि काला एक शब्द है, विशेषण है। काला क्या है? विशेषण है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि काला का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, ठीक। तो जो काला की भाववाचक संज्ञा होगी वह क्या होगी? आप चाहे कालिया कह दें, लेकिन कालिया कहना उचित नहीं होगा। आप डायरेक्ट कहिए कालीमा। क्या कहिए? कालीमा कह दीजिए, और या आप पन लगा दीजिए, हो जाएगा आपका क्या? कालापन। क्या हो जाएगा? कालापन हो जाएगा। और जैसे एक शब्द हमने लिखा हरा, क्या लिखा? हरा लिख दिया। अब हरा लिखते हैं तो कैसा भाव होगा? हरियाली होगा। क्या होगा? हरियाली। यानी अगर वो विषम है, वो क्या है? विषम। विषम भी होना एक विशेषता है। तो कैसा भाव होगा? विषमता होगा। क्या होगा? विषमता होगा। लेकिन अगर वो बात करे सज्जन की, किसकी बात करे? सज्जन होना भी एक विशेषता है। सज्जन होना क्या है? विशेषता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सज्जनता हो जाएगा। भाव क्या होगा? सज्जनता होगा। एक शब्द और है, अगर सूक्ष्म की बात करें, किसकी? सूक्ष्म की, तो आप लिख देंगे कि ये क्या है? सूक्ष्मता है। क्या है? सूक्ष्मता। तो हमने आपको बताया विशेषण से भाववाचक संज्ञा, काला विशेषण है, भाववाचक क्या बनेगा? आपका कालीमा बनेगा। हरा क्या है? हरियाली बनेगा। विषम क्या है? विषमता बनेगा। सज्जन क्या है? सज्जनता बनेगा। और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्मता बनेगा। तो इस तरह से हमने आपको विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना बताया। तो दो कंडीशन हुई। सबसे पहली कंडीशन जातिवाचक से भाववाचक हमने बनाया, अब विशेषण से भाववाचक बनाया। चलिए अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंडीशन है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्या है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से देखिए हमने बताया है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो पहले तो क्रिया का मूल रूप आपको पहचानना होगा, और अगर मूल रूप में अगर वैसे प्रत्यांत शब्द मिल जाते हैं, प्रत्यय लगे होते हैं, तो अधिकतर वो आपके क्या हो जाते हैं? ठीक। मूल रूप जो होंगे वैसे प्रत्यय लगे से आप बन जाएगा भाववाचक, लेकिन यहाँ आपको पहचानना क्या है? मूल रूप पहचानना। तो मूल भाव है, मूल यहाँ क्या है? भाव है। जैसे हमने क्या कहा? भूखा एक क्रिया है। भूखा रहना है क्रिया। बहुत लोग भूखे रहते हैं रात में, तो उनकी क्रिया है कि वो भूखा रहते हैं, लेकिन उनका भाव क्या है? शाम तक होते होते, शाम तक होते होते का 2 दर्जन केला खाई हैं। कहेंगे बहुत जोर की खा भैया, भूख लगी थी। तो भूखा थे तो क्या भूख लगेगी कि नहीं? ठीक। अगर वो प्यासा होता तो उसका भाव क्या होता? उसे प्यास लगती। क्या? प्यास लगती। अगर
वो खेलता यानी खेलना। तो खेलना उसकी क्रिया है, तो क्या खेल रहा, उसका भाव क्या है कि वो खेल खेल रहा है। क्या है, वह खेल खेल रहा है, लेकिन वह उसकी क्रिया है दौड़ना। उसकी क्रिया क्या है, दौड़ना है। तो दौड़ना है तो क्या हो जाएगा, दौड़। ये बहुत अच्छी दौड़ है, ठीक। तो दौड़ना क्या दौड़ होगा, भाव दौड़ होगा। लेकिन अब मिलना की अगर बात करें तो, अगर मिलना की बात करें तो भैया कहेंगे रोज मिलते हो भैया, ठीक है, मेल भाव कुछ बढ़ाओ तो क्या होगा, तो मिलना में क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक। हाँ, एक और शब्द है चलना। क्या है, चलना, ठीक। बहुत लोग भाव कहते चलाई। अरे चलना का काव चलाई होगा, चलना का जो भाव होगा चाल होगा। क्या, चलना का क्या है, चाल है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं चाल बहुत अच्छी है, चाल बहुत अच्छी है, और कुछ लोग कहते हैं चाल बहुत गड़बड़ है, ठीक। तो इस तरह से अगर चलना की बात करें, ऐसे बहना की बात करें तो किसकी बात, बहना, ठीक। बहना की बात करें तो बहाव होगा। क्या होगा, बहाव होगा। इस तरह से, ठीक। थकान की हो गई, थकान भी होना है, क्या है, क्रिया है। थकान है भैया, थकान है तो क्या होगी, थकावट। कैसा भाव होगा, थकावट होगा। इस तरह से देखा जाए तो कुछ क्रियाएं हैं, भूखा है, प्यासा है, खेलना है, दौड़ना है, ठीक, मिलना है, चलना है, ठीक, थकान। इस तरह से कुछ क्रियाएं हैं। जलना है, जलना है, ठीक। तो हम भी कभी कभी कहते हैं कि कुछ लोग हमसे क्या जलते हैं, कैसा भाव रखते हैं, जलन, बहुत जलन रखते हैं हमसे, ठीक है। तो ये क्या है, हमसे बहुत जलन रखते हैं, ये हमारा भाव है, ठीक। लेकिन क्या, जलना तो उनका काम है, जलना उनका काम है, वो जल रहे हैं, लेकिन क्या है, जलन महसूस हो रही है कि भैया जल रहे हैं, लेकिन अब जलन तो है, तो कहीं ना कहीं जलन है, वो उनका क्या है, भाव है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बताया। ऐसे आपकी क्रिया चलती रहेगी और आपके भाव क्या होंगे, बदलते रहेंगे। तो ये इस तरह से तीसरी कंडीशन जो थी वो हमारी क्या थी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। चलिए अब अगली कंडीशन देखते हैं। पूछा जाता है कभी कभी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। दो चार शब्द एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए अगली कंडीशन, अब देखिए अगली कंडीशन आपकी है सर्वनाम से भाववाचक। दो चार एग्जाम्पल बता ही देते हैं। पूछा जाता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम आप जानते ही हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, ठीक। अगली क्लास में हम सर्वनाम ही लेकर आएंगे। तो चलिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे मम, जैसे क्या है, मम। मम का मतलब क्या, ममता से, यानी ये मम है तो कैसा गुण होगा, ममत्व का गुण होगा। कैसा, ममत्व का गुण होगा। लेकिन कहते हैं अहम न करो, क्या, अहम न करो, तो अहम में जो भाव होगा वो क्या हो जाएगा, अहंकार होगा। क्या होगा, अहम से क्या हो जाएगा, अहंकार। ऐसे जो आपका क्या होगा, सर्व होगा, सर्वस्व। सर्व का मतलब सब कुछ है। तो कहते हैं भैया का हमने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ये हमारा अपना क्या है, भाव है। हमारा अपना क्या है, भाव है, ठीक। जैसे रीजनिंग वाले सर कभी कभी कहते हैं कि जो हमारी करियर जंक्शन की जो टीम है, ठीक, वो अपने जो प्यारे बच्चे हैं जो करियर जंक्शन टीम से जुड़े हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए क्या है, तैयार है। बस आप उस करियर जंक्शन के साथ क्या करिए, जुड़े रहिए, ठीक। चलिए तो जो सर्व है इसका जो भाव होगा वो आपका क्या होगा, सर्वस्व होगा, सर्वस्व होगा, ठीक। और ये करियर जंक्शन की जो टीम है वो अपनी टीम है, अर्थात उसे क्या कहते हैं, अपना। जो करियर जंक्शन के जो लोग हैं, जो जुड़े सभी लोग हैं, वो क्या है, अपने हैं। तो अपना है यानी अपनापन है। सबके अंदर भाव कैसा होना चाहिए, अपनेपन का होना चाहिए,
ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से ये आपका क्या है, सर्वनाम से। लेकिन अगर बात करें, एक शब्द पूछ लिया जाता है पराया, क्वेश्चन पूछा गया तो पराया होगा, तो आपका क्या होगा, परायापन होगा। ये भी आपका क्या है, सर्वनाम है। इस तरह से हमने आपको बताया कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा। तो इस तरह से चौथी कंडीशन जो थी वो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की थी, और एक कंडीशन जो लास्ट कंडीशन भाववाचक संज्ञा बनाने की है वो आपकी है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक पूछा भी गया है एक आध क्वेश्चन उसमें से, ठीक। और वैसे जो आने वाली जो बीएड की जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो संज्ञा से अव्यय तक जो चैप्टर है, मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम की बात करें तो 3 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं, किससे, संज्ञा से अव्यय तक चैप्टर में यूपी बीएड की परीक्षा में। तो चलिए ध्यान से पढ़िए। अगली कंडीशन जो है वो आपकी है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। व्यक्तिवाचक से भाववाचक। अब देखिए, गांधी, गांधी। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, गांधी शब्द को या कभी कभी वाक्य में दिया हो जाता है, ठीक, कि जो गांधी थे वो अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे। यहीं से आपके वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रख लीजिए, बात को बता देते छूटने ना पाए। जैसे अगर लिखा है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक। अब देखो अगर हम बात करें गांधी जी की, किसकी बात करें, गांधी जी की, तो लोग कहते हैं गांधी उनकी जात है। नहीं, गांधी एक विशेष व्यक्ति की पहचान है। गांधी क्या है, एक विशेष व्यक्ति की पहचान है। अब अगर बात करें, ऐसे लिखा हो कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो आप इसे राहुल गांधी समझेंगे, समझेंगे राहुल गांधी? नहीं समझेंगे। आप समझेंगे तो क्या, मोहनदास करमचंद गांधी। अर्थात एक विशेष व्यक्ति की क्या है, ये पहचान है। तो एक विशेष व्यक्ति की पहचान, हमने हमेशा बताया कि जब एक विशेष व्यक्ति की अगर पहचान होगी तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो कभी भी गांधी जी की बात करेगा तो यहाँ बताएंगे आप क्या, कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गांधी जी ने क्या चलाया था, गांधीवाद। गांधी जी का क्या था, गांधीवाद था, ठीक। ऐसे कभी कह दिया जाए कि अंबेडकर, अंबेडकर संविधान निर्माता थे या संविधान निर्माता हैं, की अगर बात करें, ठीक। तो अब देखिए अंबेडकर की अगर बात करें, अगर अंबेडकर की बात की, तो अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति की क्या है, पहचान। आज तो बहुत सारे लोग अपने टाइटल पे अंबेडकर लगाए घूमते हैं, तो क्या उस अंबेडकर से हम इस अंबेडकर की तुलना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंबेडकर और इस अंबेडकर में क्या है, अंतर है। इस अंबेडकर से किसी एक विशेष व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है, इसलिए एक विशेष पहचान के तौर पर इसे हम क्या रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा रखते हैं। तो अगर अंबेडकर की अगर बात करें, किसकी बात करें, अंबेडकर की बात करेंगे, तो अंबेडकर ने क्या चलाया था, अंबेडकरवाद। अंबेडकर ने क्या चलाया, अंबेडकरवाद चलाया। यानी गांधी का भाव था गांधीवाद का और अंबेडकर का भाव था क्या, अंबेडकरवाद का। ऐसे राजा मन हुआ करते थे। कौन, राजा मन हुआ करते थे, एक व्यक्ति थे राजा मन, ठीक। अब देखिए तो मन थे, इन्होंने चलाया था क्या, मनवाद चलाया था। क्या चलाया था, मनवाद। तो इस तरह से ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। अगर शब्द दिया होगा, जैसे अगर देखा जाए, जैसे कहा जाए कि हमारे देश में जो जयचंद हुआ करते थे, ठीक है, तो अगर कहे बहुत से जयचंद हुआ करते हैं या करते थे की बात करें, तो जयचंद एक देशद्रोही था। यानी जयचंद किसी विशेष व्यक्ति की पहचान नहीं है। क्यों, क्योंकि आज अगर बात करो, आज की अगर बात करो, तो कोई अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखवाता, क्योंकि वो क्या है, देश विरोधी है। इसलिए उससे कई, जैसे कोई भी अगर गुनाह करता है तो लोग कहते भैया कहा जयचंद हो गयो,
कहा है जयचंद। तो कहने का मतलब क्या, उससे कई स्वरूप में यानी उनके अनेक स्वरूप बन जाते हैं, इसलिए वहां किसी एक विशेष व्यक्ति की पहचान नहीं है। इसलिए जो जयचंद का जो स्वरूप होगा वो किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। ठीक, तो यह आपका व्यक्तिवाचक से क्या था, भाववाचक। तो इस तरह से यहाँ से जो भाववाचक संज्ञा का जो स्वरूप था वो आपका क्या होता है, समाप्त होता। हमने संज्ञा के जो भेद थे, मुख्य भेद, उसकी चर्चा हमने बताई। हमने सबसे पहली संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक की, ठीक, दूसरा था आपका जातिवाचक, और तीसरा आपका कौन सा, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद की। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। चलिए, जो सब प्रकार में पूछा जाए तो फोर्थ नंबर पे आपकी आएगी समूहवाचक संज्ञा। क्या आएगी, समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा आसान है, संज्ञा के जिस रूप से उसके समूह का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, तो उसे किस में रखा जाता है, समूहवाचक। ध्यान में रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा को गिना जा सकता है लेकिन हम गिनते नहीं है। गिना जा सकता है लेकिन हम गिनते नहीं है। क्यों? जैसे अभी कहा जाए कि सभा में कई लोग मौजूद थे, जैसे हमने कहा, या सभा में हजारों लोग मौजूद थे, तो हमने जब सभा की बात की तो सभा से वैसे संज्ञा पता चलेगा कि इसमें कई लोग थे, तो गिन तो सकते हैं लेकिन गिनते नहीं है। तो बस ये जानिएगा कि समूहवाचक संज्ञा में हमेशा समूह का बोध होता है। एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, सेना क्या है, सेना, सेना किस में रखा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। ऐसे भीड़, भीड़ क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। ऐसे आपका कक्षा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। ऐसे आपका क्या, जनता क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जनता क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। बाजार, बाजार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। बाजार क्वेश्चन पूछा गया है 2014 बीएड में। 2014 बीएड में पूछा गया है कि बाजार किस प्रकार की संज्ञा है, तो बाजार किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगर बात करें मेला की, किसकी बात करें, मेला की बात करें, तो मेला भी क्या है, आपकी समूहवाचक संज्ञा है। जैसे अगर कहा जाए कुंज, क्या बात करें, कुंज की बात करें, ठीक, तो आप कह सकते हैं लताओं का समूह। कुंज का मतलब ही होता है लताओं का समूह। लताओं का समूह कुंज कहा जाता है। लताओं का समूह क्या कहा जाता है। ठीक, अगर बात करें तो गुच्छा, किसकी बात करेंगे, गुच्छा, तो गुच्छा भी क्या है, समूहवाचक है। ठीक, गट्ठर की बात करें, अगर अगर किसकी बात करें, गट्ठर की बात करें, तो भी क्या है आपका, ठीक, समूहवाचक। एक और आता है, कभी कभी पुंज पूछा जाता है। पुंज, पुंज क्या है, तो प्रकाश किरणों का समूह है। क्या है, प्रकाश किरणों का समूह, उसे क्या कहा जाता है, आप बताएंगे, पुंज कहा जाता है। और कुंज को लताओं का समूह कहा जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर जिस संज्ञा के जिस रूप से, ठीक, उसके एक से अधिक, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट समूह का बोध अगर होता हो, तो जान लीजिएगा वो किस में रखी जाएगी, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, यानी इन्हें गिन सकते हैं लेकिन हम गिनते नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी चौथी संज्ञा थी जिसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए जो लास्ट संज्ञा है आप, यानी पांचवा जो प्रकार है संज्ञा का, वो आपका होगा द्रव्य या पदार्थवाचक। क्या होगा, द्रव्य या पदार्थवाचक। चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे लास्ट द्रव्य या पदार्थवाचक। बहुत आसान है, जानिए, संज्ञा के जिस रूप से, या आप कह सकते हैं कि कोई भी संज्ञा शब्द है अगर उसमें परिमाण हो,
परिभाषा कर सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके परिमाण का बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए, या माप तौल संबंधित वस्तुओं का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से माप तौल संबंधी वस्तुओं का अगर बोध होता है, या कह सकते हैं जिनमें परिमाण होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी धातु में या इस संज्ञा का ऐसा रूप जिसमें क्या, जिससे परिमाण का बोध हो जाए, वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अब देखिएगा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है उसे हम क्या करते हैं, गिनते नहीं है, केवल मापते हैं, तौलते हैं। जिनमें परिमाण होता है वह सब द्रव्यवाचक। सोना है, क्या है, सोना द्रव्यवाचक। चांदी क्या है, परिमाण होता है। तेल क्या है, परिमाण होता है। पानी क्या है, परिमाण होता है। पेट्रोल क्या है, परिमाण है। कोयला की बात करें, क्या है, परिमाण है। हम ऊन की बात करें, किसकी बात करें, ऊन की बात करें, परिमाण है। हम घी की बात करें, हम तेल की बात करें, इस तरह से। ठीक, अब हम आदि कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं, आप कहोगे चावल गेहूं, इसकी आप बात करोगे, यानी जिसमें दूध दही जिसकी भी बात करोगे, वो सारे सारे क्या होंगे, द्रव्य पदार्थ वाचक। ठीक, नोट आप लिख सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके परिमाण या माप तौल का बोध होता है, बोध होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सबसे लास्ट संज्ञा थी। तो इस तरह से अगर परिमाण है तो आपकी वो संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक है। तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार हमने पढ़ाया, संज्ञा के मुख्यतः रूप बताया। तो जब भी मुख्यतः की बात करेगा तो आप 3 बताएंगे, और नहीं तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। हमने आपको व्यक्तिवाचक का स्वरूप बताया। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन दे देता है, जैसे एक शब्द दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, यही लिख देते हैं, आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन। ठीक, कभी कभी पूछा गया है, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा आपका घी लिख दिया, घी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का उदाहरण है। घी शब्द किस, इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है। आपका ऑप्शन होगा व्यक्तिवाचक होगा, दूसरा ऑप्शन होगा जातिवाचक होगा, और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो भाववाचक होगा, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो समूहवाचक होगा। अब बताइए, तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर द्रव्यवाचक तो दिया नहीं है, द्रव्यवाचक नहीं दिया है, लेकिन जातिवाचक दिया है। तो जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यहां ऑप्शन क्या सही होगा, जातिवाचक सही। क्या सही होगा, जातिवाचक। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को तैयार करिएगा, संज्ञा को, यानी, और अगली क्लास में हम मिलते हैं सर्वनाम के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।